हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। मैं अमन सर आपके सामने प्रेजेंट हो चुका हूँ साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने ज़िंदगी की दास्तां को लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है? क्या नाइट्रोजन के 16 ग्राम में, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के 16 ग्राम में, क्या मीथेन के 16 ग्राम में, क्या ऑक्सीजन के 16 ग्राम में? देखिए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, इन सब का जो भार है एक ही है। ठीक है, इन सब का भार क्या है? एक ही है। ठीक है, चलिए, जब सबका भार एक ही है, सबका भार क्या है भैया? एक ही है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए नाइट्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, मीथेन दिया गया है और क्या दिया गया है भैया? ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिर्फ से सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या किसमें होगी? तो सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या जो होगी ना, ठीक है, ये नाइट्रोजन के 16 ग्राम में होगी। नाइट्रोजन के कहा? 16 ग्राम में होगी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? किसके द्वारा विभेदित किया जाता है बताइए। Br2 यानी Br2H2O के द्वारा, या फिर KMnO4, या फिर हाइड्रोक्सी H2O के द्वारा, या फिर टॉरेंस अभिकर्मक के द्वारा, फेलिंग विलयन के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा भैया, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा भैया? टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को क्या किया जाता है? विभेदित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। एक एक ऑप्शन को क्या करेंगे? चेक करेंगे। इसमें पूछा गया है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसका पूछा गया है ना, जिसका पूछा गया है उसको हम क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यक्स। उसके बाद हम लगाएंगे क्या? प्लस। ओ F2 है और F2 है तो इसका मतलब 2, और F फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या हो जाता है? तो फ्लोरीन का होता है भैया क्या? -1 होता है। फ्लोरीन का क्या होता है? -1 इक्वल टू, यह क्या है? यौगिक है। और यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। 0 होती है तो क्या हो जाएगा भैया? प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। और हम देख रहे हैं कि पहले ही ऑप्शन में ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2 है। और जब +2 है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी तीसरे का पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तीसरे का पहला ऑप्शन क्या है भैया? सही है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। चलिए, तो क्या नियोप्रीन होता है, आइसोप्रीन होता है, टेरिलीन होता है, ऑरलान होता है? ठीक है,
तो एकलक का मतलब होता है मोनोमर। एकलक का मतलब क्या होता है भैया? मोनोमर होता है। ठीक है, मोनोमर। ठीक है, मोनोमर यानी प्राकृतिक। रबर का एकलक कौन होता है भैया? तो एकलक यानी मोनोमर कौन होता है? तो आइसोप्रीन होता है। कौन होता है भैया? आइसोप्रीन होता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब यानी चौथे का दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। चौथे का दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आइसोप्रीन। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। मतलब यह कौन सा यौगिक है जिसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे अधिक है। क्या एन पेंटेन का है, आइसो पेंटिन का है, नियो पेंटेन का है, आइसो ब्यूटेन का है? चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया क्या? यहाँ पर पेंटेन, एन पेंटेन की बात हो रही है, यानी बहुत सारे पेंटेन की बात हो रही है। और जब बहुत सारे कार्बन की बात हो तो कार्बन की श्रृंखला क्या होगी? बड़ी होगी। और बड़ी होगी तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। और जब क्वथनांक अधिक होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। प्रिंस ने कहा आई डोंट नो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन ये दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एरोमेटिक अणुओं के यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों में एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या 4n होती है? 4n होती है। क्या 4n+1 होती है, 4n+2 होती है, या फिर 2n+4 होती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब होना क्या चाहिए? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाना चाहिए? हाँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा भैया? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है, 4n+2। क्या हो जाएगा भैया? 4n+2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। और जहां n क्या है? n क्या है? ये नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या आप लेंगे? 0, जिसकी वैल्यू आप 1 से लेंगे। कहाँ से लेंगे भैया? 1 से लेंगे। जिसकी वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, मतलब इस तरीके से n की वैल्यू लेंगे और n की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे तो एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा छठे का तीसरा। छठे का क्या हो जाएगा भैया? तीसरा हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा, अल्फा मतलब यहाँ पर अल्फा होना चाहिए, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की थी। किसकी खोज की थी? क्या प्रोटॉन की खोज की थी? क्या परमाणु में नाभिक की खोज की थी? क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की खोज की? परमाणुवीय द्रव्यमान की खोज की? तो आपको बता दो कि जो रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का क्या किया? प्रकीर्णन किया। ठीक है, और इसके फलस्वरूप इन्होंने परमाणु नाभिक की क्या किया था? इन्होंने खोज किया था। और इन्होंने बताया था कि जो परमाणु नाभिक है ना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और कौन होते हैं भैया? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है क्या? न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है भैया? न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन, इन दोनों को न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन जहाँ पर रहते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस कैसा होता है भैया? पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, क्यों? प्रोटॉन के कारण। और यह न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पर लगाता है क्या? एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को मेलान कहते हैं। और इसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ चक्रण करता है। नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्रण करता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी साते का क्या हो गया? 2। और बाबू प्रिंस ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है 2। बहुत अच्छे बाबू। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है? क्या हवा,
दूध, धुआं, जेली। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। चलिए, बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। तो आपको पता है, एक बात पता है कि जब कोई गुरु देव आप लोगों को पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि वायु गैसों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, वायु गैसों का क्या है? समांगी मिश्रण है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वायु गैसों का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है भैया? समांगी मिश्रण है। ये बात बोला जाता है कि नहीं? जब समांगी मिश्रण है तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु यानी हवा ही बिस्मांगी मिश्रण नहीं होगा। और जब बिस्मांगी मिश्रण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हवा ही इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आठवें का पहला। वायु और हवा में थोड़ा सा अंतर है। चलती हुई वायु यानी गतिमान वायु को क्या बोलते हैं भैया? हवा बोलते हैं। और हवा के वेग का मापन किससे करते हैं? तो एनीमोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं भैया? एनीमोमीटर से करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन का जवाब हो चुका है पहला क्या? ऑप्शन 1। बाकी सब जो है ठीक है बिस्मांगी मिश्रण है, हवा बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? क्या आप एपीकल्चर बोलते हैं? क्या इसे पीसी कल्चर बोलते हैं? क्या सेरीकल्चर बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं? ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं क्या होता है। आपको बता दें कि एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है भैया? मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन यानी मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं बाबू? तो एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं बाबू? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और खाद्यान्न फसलों को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं फसलों को उगाना क्या कहलाता है भैया? एग्रीकल्चर कहलाता है। और अभी तक आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 9वें क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर और सेरीकल्चर में रेशम कीट का क्या होता है? पालन होता है। और रेशम कीट का पालन कहाँ पर होता है? सबको पता होना चाहिए बात। और रेशम कीट का पालन शहतूत के वृक्ष पर होता है। और जब रेशम कीट लार्वा के रूप में कन्वर्ट होता है तभी रेशम का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 यानी 9वें का तीसरा सही होगा। और प्रिंस मौर्य ने इस क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे रखा था। बहुत अच्छे बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी हैं। एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, नमस्ते इनक्रेडिबल मिर्जापुर, प्रिंस मौर्य बाबू, आप लोग बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? बताओ तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको बता दें कि बात हो रही है किसका? प्रोटिस्टा जगत के जीवों की बात हो रही है। और जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं ना, ये एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी का मतलब होता है यूनिसेलुलर होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं बाबू,
क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें इनमें जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो डेवलप होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, डेवलप होता है। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस डेवलप होने के कारण ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक कहलाएंगे। और जब यूकैरियोटिक कहलाएंगे और एक कोशिकी होंगे तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 10 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। क्या फाइटोक्रोम है, क्या प्लास्टोसाइनिन है, या क्लोरोफिल है, या फिर जेंथोफिल है, जेंथोफिल है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपको बता दें कि जो जेंथोफिल है ना, जेंथोफिल के कारण पत्तियां क्या होती हैं, पीला कलर की हो जाती हैं, पीला। मैग्नीशियम के कारण भी होती हैं पीला, तो पत्तियां जो होती हैं पीला कलर की होती हैं। क्लोरोफिल के कारण जो होते हैं पौधे, जो पत्तियां होती हैं क्या होती हैं, हरी होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। प्लास्टोसाइन फाइटोक्रोम जो है ना, यह एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक है। एक प्रकार का क्या है भैया, प्रोटीन वर्णक है। और जब प्रोटीन वर्णक है भैया तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यही फाइटोक्रोम क्या करता है, ये बीजों के अंकुरण को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। यानी बीजों के अंकुरण को क्या करता है भैया, प्रोत्साहित करता है। बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। और जब प्रोत्साहित करता है तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा भैया, तो फाइटोक्रोम, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का, हाँ मेरा गलत हो गया, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रयास करिए। इस पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है। वसामय ऊतक कहलाता है क्या, उपास्थि यानी कार्टिलेज कहलाता है क्या, उपकला कहलाता है क्या, स्नायु कहलाता है क्या। चलिए सर मेरा 4 नंबर से रुक गया था, क्या फिर से तैयारी शुरू करूं। बिल्कुल करिए, लगे रहिए, ठीक है, लगे रहिए, बिल्कुल हार नहीं माननी है। वो कहते हैं ना, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मैं धार क्या, है मृत्यु को वरदान ही मरना लिया ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या, ठीक है। तो जब आ गए रणभूमि में ना, तो 2 नंबर से रुके चाहे 4 नंबर से रुके तो रुके, लेकिन आप अपना कर्म मत भूलिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल पक्का है हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर, ठीक है, फील्ड से बताइए सर, ठीक है। चलिए बिल्कुल, आइए आगे देखिए। तो वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, तो जब हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है, जब हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है तो इसे आप बोलते हैं भैया क्या, लिगामेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। जब हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाए, जब हड्डी का जोड़ हड्डी से होता है, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि अस्थि का मेल जब अस्थि से हो तो इसे बोलते हैं क्या, लिगामेंट। क्या बोलते हैं भैया, इसे लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और जब लिगामेंट कहते हैं तो लिगामेंट को हिंदी में स्नायु ही कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्नायु कहते हैं, स्नायु, ठीक है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 12 का चौथा सही हो जाएगा, स्नायु, ठीक है। इसी तरीके से अगर अस्थि का जोड़, अस्थि यानी बोन का जोड़
अस्थि का जोड़ अगर मांसपेशी से हो, मसल से हो, मांसपेशी से हो, तो आप इसे क्या बोलेंगे? तब आप इसे बोलेंगे क्या? टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? टेंडन बोलेंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मिल चुका है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का चौथा। चलिए बहुत अच्छे, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कहा जा रहा है कि बीजों का जरायुज यानी बीबीपेरस अंकुरण होता है आम में, राइजोपोरा में, आलू में, गन्ने में। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल, मिर्जापुर, ड्रीम IAS, हाँ टेंडन। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? बीजों का जरायुज अंकुरण होता है, कहाँ होता है भैया? आम में नहीं, ठीक है, राइजोपोरा में होता है। कहाँ होता है भैया? राइजोपोरा में होता है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। और बाबू एक बार ना जोरदार तरीके से ना वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए ताकि लोग जुड़े और मजा आए। ठीक है, हाँ, जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे और उतना ही बेहतरीन और जानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, और मैं इतना गारंटी देता हूं कि सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा के बच्चों का अच्छा नंबर लिवा देता हूं। ठीक ना? तो बस आप जुड़ते रहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्लासें शाम को दोपहर, शाम से पहले यानी दोपहर के बाद 3 बजे होती है। ठीक है, तो आप जुड़ना ना भूले। कितने बजे? 3 बजे। ठीक है, 3 PM पर। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ग्लूकोज है, क्लोरोफिल है? ठीक है, उप उत्पाद के रूप में, ठीक है, ऑक्सीजन का स्रोत कहाँ है? तो आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आप जानते ही हैं, इसे आप गिल रिएक्शन बोलते हैं। तो 6CO2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और किसका यूज होता है बाबू? जल का यूज होता है। ठीक है, तब क्या बनता है? यह इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं किसकी उपस्थिति में होता है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति। और साथ ही साथ और कौन होता है भैया? सूर्य का प्रकाश होता है, तब बनता है C6H12 बनता है, O6 बनता है, प्लस 6H2O बनता है, और फिर क्या बनता है बाबू? 6O2 बनता है, 6O2 बनता है। तो जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि जो प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? तो बाबू ये पानी से आता है। कहाँ से आता है? ये पानी से आता है। जब पानी से आता है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जल, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है क्या कहलाता है भैया? एंटीबॉडी, हिपेरिन, थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? ये जो प्रश्न ये बोल रहा है कि आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड क्यों नहीं जमता है? क्यों नहीं जमता है? ये पूछा जा रहा है प्रश्न। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आपको बता दे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम कौन करता है भैया? हिपेरिन। और आपको बता दें कि हिपेरिन जो है ना एंटी कोगुलेंट, ये क्या है भैया? एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट का मतलब ये है कि यह रक्त को थक्का बनने से शरीर के अंदर क्या करता है? रोकता है। ठीक है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 का दूसरा हो जाए। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड कैसा होता है भैया? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा।
कहा जा रहा है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस में पाई जाती हैं? क्या अमाशय में पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं, अग्न्याशय में पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं? ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पर पाई जाती है? ये लैंगरहैंस की दीपिका का मतलब यह पीले कलर की क्या होती है भैया? कोशिका होती है। पीले कलर की, पीले रंग की क्या होती हैं? कोशिका होती हैं। और एक कोशिकाएं आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो एक कोशिकाएं गुच्छा के रूप में, एक कोशिकाएं गुच्छा के रूप में अग्न्याशय के रूप में देखने को, अग्न्याशय में देखने को मिलती हैं। अग्न्याशय कहाँ देखने को मिलती है भैया? अग्न्याशय में देखने को मिलती हैं। अग्न्याशय में देखने को मिलती है। और जब अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में देखने को मिलती हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया अग्न्याशय, पैंक्रियाज। और अग्न्याशय की थोड़ी बात करें तो यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिखिए, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो बात तो ठीक ही है, लेकिन एक बात और भी है कि यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित यानी मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि का सेंस ये हुआ ना, मिश्रित ग्रंथि का सेंस यह हुआ कि ये हार्मोन भी रिलीज करती है और एंजाइम भी क्या करती है? रिलीज करती है। और हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करने के कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? चलिए बताइए आप लोग, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? चलिए ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब 16 का 3 ऑप्शन होगा अग्न्याशय। चलिए, हाँ, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन है बाबू? यकृत है। ठीक है, यकृत है। मुझे पता है आप लोग यही जवाब दोगे। ठीक है, बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं क्या? लिपिड के रूप में होते हैं, अम्ल के रूप में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, या प्रोटीन के रूप में होते हैं? तो आपको बता दें कि जो एंजाइम होती है ना, एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होती है। एंजाइम वास्तव में क्या होती है? प्रोटीन होती है। आप सुने होंगे कि सभी एंजाइम में प्रोटीन होती है, लेकिन सभी प्रोटीनें एंजाइम नहीं होती हैं। सभी एंजाइम में प्रोटीन होती हैं, लेकिन सभी प्रोटीनें एंजाइम नहीं होती हैं। और जब सभी प्रोटीनें एंजाइम नहीं होती हैं और तब सभी एंजाइम में क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यानी प्रोटीन। ठीक है, चलिए लिपिड की बात करें तो लिपिड जो होती है ना, वसा को बोलते हैं। लिपिड किसको बोलते हैं भैया? वसा को बोलते हैं, फैट को बोलते हैं, फैट को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या? ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:1 रेशियो के रूप में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है भैया? सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। और सबसे जल्दी से ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और जो जल्दी से ऊर्जा देता है उसका पाचन भी जल्दी से होता है। ठीक है, कुल मिला के इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्या? 4 यानी प्रोटीन। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? कौन सा अम्ल है जो विटामिन भी है? ठीक है, फार्मिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, मैलिक अम्ल, पमिटिक अम्ल। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? कौन सा अम्ल है जो विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। फार्मिक अम्ल की बात करें तो HCOOH। जब चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू या फिर नेटल से डंक लगता है तो फार्मिक अम्ल छूटता है। ठीक है, इसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू? एस्कार्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब भी आपको मिल गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको मिला क्या? 18 का दूसरा सही है। 18 का दूसरा। यूसुफ मोहम्मद बहुत सही, 18 का दूसरा बता रहा है। बहुत अच्छे बाबू। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। मेरा अभी तक सही है। ठीक है, बहुत अच्छे बाबू। ठीक है, ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उष्मा का एसआई मात्रक होता है क्या? जूल, अर्ग, कैलोरी, वाट। चलिए बताइए उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट से, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है?
ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा हो गया, कार्य हो गया, ऊष्मा, कार्य, ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा, इन सब का मात्रक क्या होता है भैया, जूल। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का 1 हो जाएगा। अर्ग जो है, अर्ग यह कार्य का सीजीएस मात्रक है, कार्य का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, मात्रक है। कैलोरी, वाट, यह शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। ठीक है, शक्ति का मात्रक है। ये भी ऊष्मा का ही मात्रक है, कैलोरी। ठीक है, चलिए, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी। चलिए आइए, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा 19 का पहला। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। कहा जा रहा है कि यदि पी, एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो क्या सही है। P इक्वल टू एफ बाई पी, पी नहीं है यहाँ पर ए होना चाहिए। ठीक है, P इक्वल टू एफ बाई ए, या फिर वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर एफ बाई ए, या फिर वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर एफ बाई ए। चलिए, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि दाब बराबर क्या होता है, दाब यानी प्रेशर इक्वल टू होता है क्या, बल, बल यानी फोर्स बटे क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया, यानी दाब को अगर P से इंडिकेट करें, बल को F से इंडिकेट करें और क्षेत्रफल को A से इंडिकेट करें तो P इक्वल टू एफ बाई क्या होगा, A होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो F है ना, F एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना उसके ऊपर एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। तो P इक्वल टू वेक्टर एफ बाई ए, वेक्टर एफ बाई ए, और जिस ऑप्शन में ए होगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन आप कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, P इक्वल टू वेक्टर एफ बाई ए। ठीक है, ऐसा किसी में नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करिए, दूसरे वाले में बना लीजिए, P इक्वल टू वेक्टर एफ बाई ए, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही, यानी 20 का दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होगा क्या, 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक, 4 मात्रक। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होना है 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो गया। ठीक है, संवेग बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10। ठीक है, और कितने सेकंड में, तो 5 सेकंड में। 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर आएगा क्या, 15 बाई क्या हो जाएगा 5, दैट इज क्या 3 मात्रक। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 21 का 3, 21 का तीसरा क्या है, सही है। चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऊष्मा का कुचालक होता है किंतु विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, यहां पर बात समझने वाली है थोड़ी सी। आप समझिए कि यदि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग हो रहा है क्योंकि जब खाना तभी बनेगा जब वह ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक होगा। गर्म होगा तभी तो खाना बनेगा ना, गर्म होगा तभी तो खाना बनेगा ना। अब उसमें विद्युत का सुचालक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऊष्मा तथा विद्युत जो दोनों का कुचालक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होगा, दोनों का सुचालक होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लाइन मार देगी। ऊष्मा का कुचालक होता है किंतु विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक, ये बात नहीं, विद्युत का सुचालक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उष्मा का सुचालक हो और किंतु विद्युत का क्या हो, कुचालक हो, यही बात क्या होनी चाहिए, अब्रक के अंदर होगी, तभी खाना बनाने के बर्तन में इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है क्या 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 35 डिग्री। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। चलिए, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण डायरेक्ट आप याद रखिएगा, चुंबकीय ध्रुव की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये पोल की बात हो रही है, तो इसका नमन कोण क्या होगा भैया, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यानी 23 का तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विदलन है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य है चलिए बताइए 25 सेंटीमीटर है क्या, 50 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, तो आपको बता दें भैया इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भैया, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब। ये कैसे होगा, जब हम आपको क्लास लेंगे तब वहां पर आपको डिटेल से बताएंगे, अभी ऐसे बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक हो तो पानी के क्रमशः तथा सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। यानी यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पानी के क्रमशः सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भैया, ठीक है, 9/8। क्या हो जाएगा, 9/8। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए बहुत अच्छे। घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, सफेद होता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। भूतार का मतलब हुआ अर्थिंग वाला जो वायर होता है वो किस कलर का होता है, किस कलर का होता है। ठीक है, चलिए 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 आरजीबी एक प्रणाली होती है, कौन सी प्रणाली होती है भैया, आरजीबी, आरजीबी। ठीक है, आर का मतलब हो जाएगा भैया रेड यानी लाल, लाल यह फेज होता है, ये क्या होता है, फेज होता है। जी का मतलब हो जाएगा क्या, ग्रीन, जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन यानी हरा। और जो हरा होता है, जो हरा होता है यह कैसा होता है भैया, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। और जो ग्रीन हरा, और जो ब्लू जो नीला होता है, जो ब्लैक होता है ब्लैक, जो काला होता है, जो काला होता है यही भूतार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, भूतार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, आरजीबी की बात हो रही है। ठीक है, आरजीबी की बात हो रही है, एक मिनट, आरजीबी की बात हो रही है। ठीक है, तो रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्लैक। जो ब्लैक होता है, जो ग्रीन होता है, हरा जो होता है, यह उदासीन के रूप में ना काम करके यह अर्थिंग के रूप में काम करता है। किसके रूप में, भूतार के रूप में काम करता है। ए वाला सही है, भूतार के रूप में काम करता है, और भूतार के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी हरा। ठीक है, काला जो होता है यह उदासीन तार होता है, उदासीन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, ठीक है, आरजीबी प्रणाली का यूज करते हैं घरेलू वायरिंग में। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। क्या ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, संवेग, आवेश या फिर द्रव्यमान। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम जो होता है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जितने आवेश आते हैं उतने जाते हैं,
दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द्विआधारी संख्या 11 0 एक तुल्य दशमलव संख्या होती है। तुल्य दशमलव संख्या होती है, चलिए तुल्य दशमलव संख्या होती है। ठीक है, चलिए तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 13। इसका क्या हो जाएगा भैया, 13। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 13। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। पेट्रोल, कोक, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए, पेट्रोल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, ये सब पेट्रोलियम के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। कोक जो होता है यह पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 29 का दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि एक धातु यम अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, परंतु कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर एक काले रंग का यौगिक बनाती है। ऑक्सीजन से क्रिया कर एक काले रंग का यौगिक बनाती है। यम को पहचानिए। यम क्या, यम सोडियम है, क्या मैग्नीशियम है, कॉपर है, कैल्शियम है। चलिए बताइए यम क्या है, यम क्या है। तो ऐसा गुण ना, ऐसा गुण देखिए, सोडियम पहली बात की पानी में डालेंगे जल जाएगा। मैग्नीशियम के अंदर ऐसी क्वालिटी है नहीं, कॉपर के अंदर ऐसी क्वालिटी है। कॉपर ही क्या हो जाएगा भैया, कॉपर ही यह क्या करेगा, काले रंग का यौगिक देता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, 13 का 3। ओके, तो चलिए बस आज की क्लास इतना ही। इसके बाद भी है क्या कुछ, ठीक है, इसके बाद ये बैच से संबंधी कुछ जानकारियां हैं। ठीक है, ईपीटेट 2026 के लिए जूनियर लेवल का संघर्ष बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको अलग अलग फैसिलिटी मिलेगी। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, क्लास नोट्स, क्लास पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डाउट्स क्लासेस मिलेगी, प्रिंटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सारी चीज़ वही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो आवर कोर्सेस, ये हमारे यहाँ कोर्स चल रहे हैं, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, DSSB, BPSC, KBS, NBS, EMRS, इधर TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, UGC नेट, JRF वगैरह की क्लासें हमारे यहाँ क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक है, चलिए भरोसे का प्रतीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, स्मार्ट विजन की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर से हम लोग 3 बजे लाइव होंगे, तो जुड़ना ना भूलें। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय।